नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मानस जायसवाल जी, मार्केट एक्सपर्ट, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस मार्केट में करना क्या है वो भी समझेंगे उनसे। एक बार निफ्टी लेकर आएगा स्क्रीन पर। डेज लो पर हम कामकाज कर रहे हैं। गिरावट प्रेशर नजर आ रही है आज मार्केट में। 206 अंकों की गिरावट, निफ्टी में 24,370 के करीब डेज लो से थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसी के आसपास मंडराता हुआ। बैंक निफ्टी में भी प्रेशर है आज, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में थोड़ा प्रेशर, तो उसका एक असर देखने को मिल रहा है। 278 अंक यहाँ पर कमजोरी। बैंक निफ्टी भी डेज लो के आसपास ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ब्रेथ इंटैक्ट है आज की, ये एक अच्छी चीज़ है। तो ब्रेथ जो है वो एडवांसेस के फेवर में है, क्योंकि स्मॉल मिड कैप तो फ्लैट है, लेकिन स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो बाइंग नजर आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। लेकिन दो चीज़ें जो आज नेगेटिव है मार्केट में, वो है आईटी स्पेस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, टाटा एलेक्सी के नंबर काफ़ी ख़राब लगे बाजार को, बाजार ने पनिश किया है। और 4.25% की गिरावट निफ्टी आईटी में देखिए, 30,551 के लेवल पर निफ्टी आईटी फिलहाल काम काज करता हुआ। कोई भी स्टॉक देख लीजिए, काफ़ी कमजोरी निफ्टी आईटी में। और साथ ही एक बार अब ब्रेंट रखेगा स्क्रीन पर, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल में उछाल हमें देखने को मिला है, वो सिरदर्द बना हुआ है। $58 के आसपास फिलहाल कामकाज करता हुआ। तो ये एक चीज़ है जो मार्केट को फिलहाल परेशान कर रही है। लेकिन इस गिरावट से दूर रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक अवसर तलाशने हैं, क्या करना है, कैसे नेविगेट करना है, वो समझ लेते हैं मानस जी से। मानस जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है ट्रेडर्स हॉटलाइन में। प्रेशर में है आज मार्केट, कैसे अप्रोच करें? गुड मॉर्निंग शाह जी। तो देखिए, ये सही है कि हाई लेवल पे निफ्टी को सस्टेन होने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड नेगेटिव है। मेरा समझना ये है कि अभी भी आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में आप बने रह सकते हैं, क्योंकि जो 50 डे मूविंग एवरेज 24,200 पे है, या उसके नीचे अगर एक प्राइस सपोर्ट की बात करें तो 24,100 है। तो जब तक ये लेवल्स के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेगा। मेरा अभी भी समझना ये है कि ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 24,100 के स्टॉप लॉस से एक ट्रेड ले सकते हैं तो वो लॉन्ग साइड ट्रेड होगा। मेरा अभी भी समझना है कि निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने का पोटेंशियल है, जो कि 24,800 के आसपास है। तो आई थिंक इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और 24,100 का स्टॉप लॉस लगा ले निफ्टी में। और उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में तो कोई खास करेक्शन देखने को मिला नहीं। बैंक निफ्टी अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मेरा समझना है कि 56,100, 56,100 के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहेगा, बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है शायद 56,800 के आसपास, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करें तो 58,800 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है आने वाले दिनों में। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर बता दिया गया है कि इस टाइम पे आपको क्या स्ट्रैटेजी है वो निभानी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। आप अपने इस पे पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई जो भी क्वेरी है भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आप सीएनबीसी आवाज श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को टैग कर सकते हैं, एंड इवन आप हमें डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मॉर्निंग में से बात ही कर रहे थे कि परसिस्टेंट सिस्टम, साथ में एचसीएल टेक के जो नतीजे हैं वो आ गए हैं। उसके बाद रिएक्शन देखने के लिए परसिस्टेंट के जो मैनेजमेंट है अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से वो फ्यूचर आउटलुक लेके चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले फटाफट से एक जो दर्शक है उनके साथ जुड़ा जाए और समझा जाए कि उनकी आखिरकार क्वेरी क्या है। चंडीगढ़ से मोहिंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहिंदर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग जी बताइए, क्या सवाल? मेरा सवाल ये है मैम, मेरे पास एयरटेल की 450 शेयर है एट द रेट ऑफ 2050। ओके। और इसका मैं फ्यूचर जानना चाह रहा था कि इसको मैं होल्ड करूं या सेल करूं। 1 साल का मेरे पास है टाइम इसको रखने का। ठीक है जी। 1 साल का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं। भारतीय एयरटेल 2050 की बाइंग की गई है और 450 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। नो डाउट काफ़ी हायर लेवल पे आपने जो बाइंग है वो की है, बिकॉज फंडामेंटली देखा जाए तो अच्छी एक फंडामेंटल कंपनी है, पेरेंट काफ़ी स्ट्रांग है, और इनफैक्ट टेलीकॉम सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी हम इसे बोल के चल सकते हैं। मानस जी, क्या करा जाए आने वाले 1 साल में? क्या लगता है कि जो वापस से ये 2000 का एक गैप है बाइंग प्राइस से और करंट मार्केट प्राइस, वो हमें कवर अप होता हुआ दिखाई देगा?
गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि भारतीय एयरटेल ने पिछले करीब 7-8 साल देखे तो डिसअपॉइंट तो नहीं किया है। लेकिन इस बार करेक्शन थोड़ा सा डीप था, क्योंकि करेक्शन में स्टॉक ने अपनी 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं हुआ था करीब 2021 से। तो डिसअपॉइंट तो डेफिनेटली किया है, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, मेरा समझना है कि अगर आपने इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे 1700 रुपए के आसपास एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 1700 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 1925 की रेंज को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी, और उस केस में 2150 के भाव आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। तो 1700 के स्टॉप लॉस से फिलहाल के लिए पोजीशन को होल्ड करें। 1700 का स्टॉप लॉस लगाना है भारतीय एयरटेल में और होल्ड करना है आपको। फिलहाल तो डेज लो पर कर रहा है काम काज। अच्छा, स्कूल में ना कंचन 69, 70, 79, 80 इतनी कंफ्यूजन होती मुझे थी। तो आज भी होती है। और आज इसी कंफ्यूजन में मैंने 98 को शायद 58 बोल दिया। एक बार फिर से रखेगा ब्रेंट स्क्रीन पर, और $98 के आसपास 58 हो जाता तो क्या बात थी, फिर तो मार्केट रॉकेट हाई। हाँ, तो आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, 98 के आसपास है तो वो एक सिरदर्द बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमंग अहमदाबाद से। उमंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल आपका। मैम मेरे पास चोला फाइनेंस के 177 शेयर है 1408 के भाव से, जो मैंने मतलब जो सीज फायर की न्यूज आई थी उसके जस्ट 2 दिन पहले लिया था। तो क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब अगर 1 साल के लिए इसको होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं? ठीक है। आप तो प्रॉफिट में, क्योंकि 1408 आपने अपनी खरीद बताई, 1570 गया है, उसके बाद भागा था चोला इन्वेस्ट, और कॉल भी हमारे पैनल ने सुझाया था। लेकिन आज थोड़ा प्रेशर में है मानस जी। 1 महीने में तो 14% के रिटर्न दे दिए हैं चोला इन्वेस्ट ने। अब इनको होल्ड करना है कम से कम 1 साल तक, तो काउंटर होल्ड है? तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर 1 साल का समय है तो आप चांस ले सकते हैं। अभी तक 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन जिस तरह से वीकली और मंथली चार्ट के पैटर्न बन रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि शायद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद 1600 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके 1750 से 1800 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। लेकिन फिर भी मेरा रिकमेंडेशन है कि एक स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखें। 1490 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 1625 के ऊपर निकला तो 1800 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो स्टॉप लॉस लगा के चोला इन्वेस्ट को आपको इस टाइम पे करना होगा होल्ड। एक अच्छी रैली दिखा सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले दर्शक अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही अभिषेक जी की, कोई बात नहीं, मैं सवाल ले लेती हूँ। मानस जी, इनका सवाल है फोर्टिस हेल्थ केयर के ऊपर। 370 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में, और 970 की बाइंग की गई है। अनडाउटेडली पिछले 1 साल में एक अच्छा जंप यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। अक्टूबर के आसपास तो इसने एक नया हाई भी बनाया था, 1100 साढ़े 1100 तक के जो स्टॉक है वो गया था। लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन साइडवेज मोमेंटम पकड़ के बैठा है। क्या लग रहा है कि वापस से एक हमें वी शेप रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, या कोई बेस बन रहा है बीच में? देखिए, वी शेप रिकवरी तो पिछले 3 हफ्ते में स्टॉक ने दिखाई है। 750 के आसपास सपोर्ट लिया था, वहां से 930 तक की रैली स्टॉक ने दिखा दी है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट बेहतरीन लगते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन में बने रहे। 825 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1040 या 1060 तक की रैली स्टॉक आने वाले समय में दिखा सकता है। तो 825 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, 825 का स्टॉप लॉस लगाना है। फोर्टिस हेल्थ केयर आपको होल्ड करना है। अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने भी पूरे 1 महीने में। अच्छा, अब कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज भी एड्रेस कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, और सवाल पूछा गया है हमारे एक व्यूअर ने, द्वारका जी सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, एनटीपीसी पे क्या राय होगी, क्योंकि पूरा स्पेस बज़ में है मानस जी, और लगातार हम इस पर चर्चा करते आए हैं। पूरा एनर्जी पैक अच्छा करता हुआ एनटीपीसी आज भी 2% अप है, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा रहता है। ये होल्ड है क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से? बिल्कुल होल्ड है। देखिए, ये पूरा क्षेत्र चार्ट्स पे तो बहुत पॉजिटिव लगता है, और एनटीपीसी उन्हीं में से एक है जिसने लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिखाया है। 390 रुपए के ऊपर निकला है, जिसके टारगेट अब 445 के आसपास के आते हैं। तो करीब करीब 40-50 रुपए का मूव आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अपनी पोजीशन में 364 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगा रखे हैं। ओके,
तो ये थी राय एनटीपीसी के ऊपर। मानस जी, एक ना सवाल आया है संजीव जी का, ये पूछ रहे हैं कि क्या करंट लेवल्स पे बायोकॉन या तो फिर ग्रासिम इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। वो बोल रहे हैं कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो फ्यूचर लॉट लेके खरीदते हैं और आने वाले 3 से 6 महीने तक होल्ड करते हैं। तो ग्रासिम और साथ में बायोकॉन करंट लेवल्स पे ठीक लग रहा है? देखिए, अगर 3 से 6 महीने का आउटलुक है तो बायोकॉन में अभी निवेश ना करें। बायोकॉन में बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 365 से 375 की रेंज में। तो जब तक 375 रुपए के ऊपर ना निकले तब तक बायोकॉन में खरीदारी ना करें। जहां तक बात ग्रासिम की है, बिल्कुल आप ग्रासिम में एक ट्रेड ले सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए, क्योंकि स्टॉक लगातार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है। 20 वीक मूविंग एवरेज ऑलरेडी स्टॉक ने दो हफ्ते पहले रिगेन किए थे। 2800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 3000 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। पैटर्न मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। तो 2700 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, 2700 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। ग्रासिम पर ये व्यू डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ एक डिप में बाइंग आती हुई। अच्छा, और भी क्वेरीज आई हैं इंस्टाग्राम पर। प्रभा जी ने पूछा है मुझसे जुबिलेंट फूड पर। एक बार जुबिलेंट फूड का चार्ट रखेगा स्क्रीन पर, और इनकी जो खरीद है वो 600 की है। जुबिलेंट फूड स्ट्रैटेजी तो काफ़ी अपना रहा है, डंकिन डोनट से भी इसने एग्जिट ले लिया, लेकिन Q4 अपडेट जब आए थे तो काफ़ी एकदम निराशाजनक थे। क्या किया जाए जुबिलेंट फूड पर? संक्षेप में रखिएगा मानस जी, क्या स्ट्रैटेजी होगी? इनके पास 600 के खरीद है और 200 शेयर्स हैं। तो देखिए, 400 पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। 400 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर 500 रुपए के ऊपर निकला तो 620 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय जुबिलेंट फूड वर्क्स पे। और इससे पहले हम बात कर रहे थे परसिस्टेंट सिस्टम की। प्लीज़ एक बार स्टॉक जो है वो स्क्रीन पे लेके आइए, देखते हैं कि किस तरीके का मूड माहौल बना हुआ है। करीब करीब 4% की गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिली। Q4 में नंबर्स भी अगर देखे जाए तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड में बने हुए थे। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उसके बाद मैनेजमेंट से हम बात भी करेंगे। एक बार क्विकली चार्ट चेक भी ले लेते हैं। मानस जी, कैसा लग रहा है इस टाइम पे परसिस्टेंट सिस्टम? देखिए, आईटी स्टॉक्स हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, और परसिस्टेंट ने भी करीब 6 दिन पहले 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। वापस वीकनेस है और 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो मैनेजमेंट भी 49.90 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। तो Q4 के नतीजों पे आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ गए हैं, और बात करने के लिए इस टाइम पे कंपनी के जो CFO है विनीत तेरे जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस टाइम पे किस तरीके का आउटलुक जो है वो देख के इस टाइम पे चल रहे हैं। विनीत जी, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो हमें टाइम देने के लिए। और ओवरऑल अगर इस टाइम पे नंबर्स की बात करी जाए तो कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू में हमें एक डिप जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहां से एक डिप जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है इस टाइम पे। टेरिफ रिलेटेड जो कंसर्न्स है वो भी बने हुए हैं। फ्यूचर को लेके आपका किस तरीके का आउटलुक है? सबसे पहले आपके चैनल पे मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, मैक्रो एनवायरनमेंट चैलेंजिंग तो है, मगर ये आप पूरी पिछले 20 साल 25 साल की हिस्ट्री में देखोगे तो ऐसे इवेंट्स काफ़ी बार आ चुके हैं। ये इवेंट इस बार का इवेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस वजह से है कि एक तो ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी है, दूसरा देयर इज अ टेंशन इन द मिडल ईस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर, और तीसरा ये एआई की वजह से जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी लोगों में फैली हुई है कि इससे अगर आईटी सर्विसेज कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा एंड डिमांड पे क्या आउटलुक होगा। तो ये एनवायरनमेंट्स हम आज भी कहते हैं कि डेफिनेटली चैलेंजिंग है, रियली है, बट उसी एनवायरनमेंट्स में पिछले 20 साल 25 साल अगर देखोगे ऐसे एनवायरनमेंट्स में कंपनी ने परफॉर्म किया। कंपनी ने 2010 में आईपीओ किया, वहाँ से अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 17% प्लस की कैगर ग्रोथ दिखाई है। एंड ये इस पीरियड में ये साइकिल्स आते गए हैं। हमारा आउटलुक फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस तो है नहीं, मगर हमारा आउटलुक देखोगे तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने 24 क्वार्टर अगर डिलीवर किए हैं, हमारी पाइपलाइन अच्छी है, हमारे विन्स अच्छे हैं,
तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो हमारी कॉन्फिडेंस अभी भी है कि हम ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर मैक्रो एनवायरनमेंट इससे काफ़ी खराब होता है तो हमारे लिए वो सबके लिए होगा, परसिस्टेंट के लिए अलग नहीं होगा। मगर एआई की वजह से जो थोड़ी सी अनसर्टनिटी है वो हमें लगता है वो थ्रेट नहीं है, एक्चुअली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम अगर आज कस्टमर्स के साथ जब भी बात करते हैं तो हमें दिखता है कि एक्चुअली कस्टमर्स में काफ़ी इंक्लिनेशन है कि एक तरफ से एआई के टूल्स आ रहे हैं, मगर उसको समझने के लिए वो कंपनी में हर प्रोसेस और उनके टूल्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए और उनके प्रोडक्ट्स के साथ अपग्रेड करने के लिए हमारे जैसे सिस्टम इंटीग्रेटर जो प्रोडक्ट अंडरस्टैंड अच्छी तरह से करते हैं, डोमेन अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है, वो इंटीग्रेशन के लिए हमारे जैसे कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी। और उससे मार्केट कम नहीं होगा, उससे एक्चुअली मार्केट एड्रेसेबल मार्केट बढ़ेगा। अगर आप पुराने हिसाब से अगर देखोगे कि मेरी हेडकाउंट ग्रोथ कितनी हो रही है, उसके हिसाब से मेरी फॉरवर्ड लुकिंग ग्रोथ कितनी होगी, वो मेरे ख्याल से एक अभी आगे के इरा में ये मेट्रिक देखना गलत रहेगा। आपको देखना चाहिए कि हमारा रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अगर ग्रो हो रहा है और मेरा कॉस्ट पर एम्प्लॉय अगर कम हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि मेरी एआई स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से वर्क हो रही है। मैं कस्टमर को बेनिफिट भी दे रहा हूँ और उसके साथ मेरी कंपनी में मेरे प्रॉफिट्स भी बढ़ा रहा हूँ। सो ये अगर आप ये ऐसे एनवायरनमेंट में देखोगे, ये मेट्रिक की तरफ से देखोगे तो चैलेंजिंग जरूर है, मगर हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं है। ओके, एआई थ्रेट नहीं है, अपॉर्चुनिटी की जैसे देख रहे हैं आप विनीत जी। गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, डील विंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% घटा है। अब सवाल मेरा आपसे ये कि फिनेंशियल 27 का जो आपने $2 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट रखा है, क्या वो सिर्फ एग्जिस्टिंग बैकलॉग से पूरा हो सकता है या फिर नई डील्स की जरूरत पड़ेगी? देखिए, लार्ज हमारी डील्स, हमारी रेवेन्यू की कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, सो जो डील साइन करते हैं और जो अगले 12 महीने में एग्जीक्यूटेबल है उसको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोलते हैं। देन देर आर लार्ज डील्स जो हम साइन करते हैं, मल्टी ईयर डील साइन करते हैं, उसका पास्ट का कंपोनेंट आता है। और तीसरा कंपोनेंट बड़ा जो आ रहा है कि वो हम ये क्वार्टर में डील विन करते हैं और वो एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो हमारी पाइपलाइन काफ़ी अच्छी है। ये क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो देर आर ऑलवेज सीजनल अप्स एंड डाउन्स, बिकॉज कुछ क्वार्टर में कोई कस्टमर्स के रिन्यूअल्स होते हैं, उसकी वजह से हमारी डील विंस बहुत अच्छी दिखती है और अगले क्वार्टर में उसको डिप लगता है, मगर वो डिप नहीं है। हम हमारी पाइपलाइन कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करते रहते हैं। पाइपलाइन काफ़ी अच्छी है, हमारे तीनों वर्टिकल्स अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल जो स्टार परफॉर्मर रहा है पिछले कई क्वार्टर से। हेल्थ केयर वर्टिकल में थोड़ी सी जो नरमी थी वो पिछले 2 क्वार्टर से एक्चुअली पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है। ये क्वार्टर में तो हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस ने काफ़ी अच्छा किया है। थोड़ी सी सॉफ्टनेस अभी हाईटेक वर्टिकल में है, बट हाईटेक वर्टिकल भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसमें हार्डवेयर आता है, सैस प्लेयर्स आते हैं, टेक प्लेयर्स आते हैं, हाइपर, सो ये सब हर एक के लिए एक ही नेविगेशन नहीं है। हाइपर स्केलर्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं। डेटा और एनालिटिक्स वाले जो है उसमें भी जो प्रोवाइडर्स है उनका भी आउटलुक और हमारे लिए विंस अच्छे हैं। सो ये सब अगर देखते हुए हमें नहीं लगता कि हमारे ऑर्डर विंस जो ये क्वार्टर में आपको थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं, वो देख के आपने फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेशन बनाना चाहिए। पूरे साल का अगर आप देखोगे तो हमारी काफ़ी हेल्दी ग्रोथ रही है और वही हमें कॉन्फिडेंस है हमारे पाइपलाइन को देख के ये कि ये कंटिन्यू रहेगी। तो बैंकिंग में, फाइनेंशियल में एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला है। इनफैक्ट जैसे कि आपने मेंशन किया कि हेल्थ केयर में भी वापस एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली इन सब सवालों से हटके मैं आना चाहूँगी हेड काउंट में। क्या फिस्कल ईयर 27 के लिए आप नई हायरिंग इस टाइम पे प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो आपके लेटरल हायर्स हैं उन्हीं का आप जो स्किल डेवलपमेंट है, एआई का जो स्किल एनहांसमेंट है, उस पर फोकस कर रहे हैं? हेडकाउंट तो अभी हम जस्ट इन टाइम हायरिंग पे भी हमारी स्ट्रैटेजी है। हमारा बेंच काफ़ी थिन है, काफ़ी पिछले 6 क्वार्टर से, और अभी भी लेबर मार्केट में ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है कि जहां
एग्रेसिव डिमांड और एग्रेसिव हायरिंग की ज़रूरत है। सम स्पेशल पॉकेट्स ज़रूर है कि जहाँ सम स्पेशल स्किल्स के लिए हमें थोड़ा सा बेंच रखना पड़ता है, मगर अभी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो जस्ट इन टाइम हायरिंग की है और वो कंटिन्यू रहेगी। फ्रेशर्स हम पिछले 2 साल से हार्डली एनी फ्रेशर्स ले रहे हैं। से हमारा बाकी के आईटी सर्विसेज कंपनीज के कंपैरिजन में हमारा थोड़ा सा बिजनेस मॉडल अलग है। वी आर मोर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी। तो हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत वाले लोगों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग लेते हैं। उनकी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, मगर हमको जो प्राइसिंग मिलती है वो भी अच्छी मिलती है। तो ये दोनों अगर देखेंगे तो हम अभी फ्रेशर्स की कोई सोच नहीं रहे कि ज़्यादा लेवल पे फ्रेशर्स हायरिंग करें। वो लैटरल हायरिंग पे ही स्ट्रेस रहेगा और जस्ट इन टाइम हायरिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके, हायरिंग स्ट्रैटेजी पर आपसे समझ ली हमने स्ट्रैटेजी। अच्छा, आपने बहुत एआई को लेकर विनीत जी बातें की, आप इसे थ्रेट नहीं मान रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी के तहत देख रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि एआई अभी आपके रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और फाइनेंशियल 27 के लिए क्या टारगेट्स हैं? देखिए, ऐसी हम नहीं मानते कि एक्चुअली ऐसी कोई एआई लेड रेवेन्यू डील कोई रहती है। आज अभी हम कस्टमर्स के साथ बात करते हैं, हर कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन है कि कैन यू डू मोर विथ लेस। कैन यू मैं आपके साथ जो $100 अगर स्पेंड कर रहा हूँ तो वो $100 में आप मुझे ज़्यादा क्या दे सकते हो आपकी। सो ऐसे हमारी बिलीफ है कि एआई लेड रेवेन्यू इज अ मिसनॉमर। एआई लेड रेवेन्यू के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, आपके टूल्स में कितना डेवलपमेंट है, आपके कितने लोग एआई सर्टिफिकेशंस में माहिर है और आप किस तरह से आप कस्टमर्स को सोल्यूशनिंग करके आपकी डील विंस और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो एआई लेड रेवेन्यू हम नहीं मानते, हम डिक्लेयर नहीं करते और हम ट्रैक भी नहीं करते। हर कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन है आइदर आप वही डॉलर में आप हमको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दो या जो बिल है वो कम लोगों को अप्लाई करके कम से कम और फास्टर और बेटर डिलीवरी करो। सो ये दो चीज़ों पे एआई की फोकस है। तो एआई लेड रेवेन्यू ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ों में, हर डील में, हर कॉन्वर्सेशन में आज एआई टूल्स का एप्लीकेशन ये एक हाइजीन फैक्टर बन गया है और यू कैन से 100% ऑफ द रेवेन्यू हैज सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपोनेंट ऑफ एआई। वेल, आपने सही बोला कि एआई एक काफ़ी मेजर कंपोनेंट जो है वो बन गया है। वेल, थैंक यू इसी के साथ विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो चलिए मानस जी, एक बार प्लीज़ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और जितने सारे आपने क्वेरीज को एड्रेस किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मनीषा जी इसके बाद आपके साथ जुड़ने वाली है क्रिप्टो के ऊपर। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है और आज आपको बताएंगे रियल वर्ल्ड एसेट के सेक्टर के बारे में, जहां पर 2026 में हमने एक जोरदार तेजी यहां पर आते हुए देखी है। एक्चुअली 2024 और 25 में अच्छे नंबर्स बन के आए हैं और 2026 इसको बिल्डअप करता हुआ नजर आया है। ग्लोबल मैक्रो कैपिटल डिजिटल कमोडिटी मार्केट्स की तरफ बढ़ रही है और ये काफ़ी क्लियर नजर आता है नंबर्स के द्वारा। अगर आप ओवरऑल मार्केट साइज देखें तो 2025 में ये करीबन 2 ट्रिलियन था, जो कि बढ़कर 3 ट्रिलियन तक 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में पहुंच चुका है और बाजार को लगता है कि 2031 आते आते हम इसे 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर्स की एक मार्केट बनता हुआ देखेंगे। रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन मार्केट में ज़्यादा हिस्सा यहाँ पर टोकनाइज्ड यूएस ट्रेजरीज का है और साथ ही साथ सोना, कॉपर और तेल जैसी कमोडिटीज़ का भी है। अगर ओवरऑल मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टॉप कमोडिटी कॉइन्स में यहाँ पर टीथर गोल्ड है, पैक्स गोल्ड है, मैट्रिक्स डॉक है, गोल्ड टीथर गोल्ड है और साथ ही साथ कॉमटेक, VNX गोल्ड, गोल्डाओ और एग्रीडेक्स जैसे टोकन्स कॉइन्स हैं, जहां पर पार्टिसिपेशन और मार्केट कैपिटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
अगर आप ओवरऑल गोल्ड टोकनाइजेशन का मॉडल यहां पर देखें तो पहले इसे फिएट करेंसी से फिजिकल गोल्ड की खरीदारी की जाती है। फिर ये बेसिकली LBMA गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड्स वाला गोल्ड होता है। गोल्ड खरीदने के बाद इसे ज़्यादातर UK, न्यूयॉर्क या फिर स्विट्जरलैंड में सिक्योर्ड वॉल्ट्स में स्टोर किया जाता है और फिर निवेशक इसे ऑफकोर्स ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे खरीद सकते हैं। निवेशक इसमें फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं। ये हाई लिक्विडिटी, इजी ट्रांसफर और बेहतर डिविजिबिलिटी वाला एक प्रोडक्ट है। टेक्नोलॉजी बेस यहाँ पर इथीरियम ब्लॉकचेन है, जहाँ पर ERC20 टोकन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड सिल्वर इस तरह से लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक एग्री कॉइन्स की बात है, एग्रीडेक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि 3 ट्रिलियन की जो एग्री सेक्टर का टोकनाइजेशन करता है। फार्मर्स से लेकर सप्लायर्स, खरीदारों के लिए ये ग्लोबल मार्केट प्लेस बन चुकी है। और इसी तरह से टेम्पस्टार्स कॉपर एक कॉइन है, जहां पर 2024 में हमने इसका लॉन्च होते हुए देखा था। एक टोकन यानी कि 1 पाउंड कॉपर, ये फुल्ली फिजिकल बैग्ड है और आप यहाँ पर 1 यूनिट के तौर पर कॉपर खरीद सकते हैं। और जिस तरह से हमने कमोडिटीज़ में इतनी ज़्यादा तेज़ी और वॉलिटिलिटी आते हुए देखी है, काफ़ी हद तक ये जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं बैक्ड बाय कमोडिटीज़, इनमें हमने यहाँ पर तेज़ी आते हुए देखी है। एक बहुत ही टोकनाइज्ड स्मॉल फ्रैक्शन के तौर पर, डिजिटल तौर पर आप ये कमोडिटीज़ इन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स पे खरीद सकते हैं। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।